लेट्स स्टार्ट विद द फ्लो चार्ट और यहाँ से स्टार्ट करते हैं. लेट मी सेलेक्ट द ब्लैक पेन. ओके, सॉल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप. सबसे पहले आप पढ़ोगे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन बनता कैसे है और उसकी टाइप कौन कौन सी होती है. सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, कोई भी गैस है उसकी सोलिबिलिटी मतलब घुलने की क्षमता लिक्विड में कितनी होती है, कैसे होती है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है, वो सब फैक्टर्स. वो फैक्टर हमारा कौन डिसाइड करता है? हेनरी का लॉ करता है. ओके, हेनरी के लॉ से आप वेपर प्रेशर का कंसेप्ट भी पढ़ोगे कि क्या मतलब होता है इसका. ओके, वेपर प्रेशर में आप रोड्स लॉ पे फोकस करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, जैसे यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, ये 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट 1 मोल ऑफ सोल्यूट, कैसे फ़र्क पड़ता है. यहाँ पे वेपर ज़्यादा बन रहे हैं, यहाँ पे कम बन रहे हैं क्योंकि सोल्यूट की वजह से कम हो जाता है. ठीक है, सॉल्युबिलिटी इसके हिसाब से. नेक्स्ट आप पढ़ोगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, जिसको RLBP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. यहाँ पे आप रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ोगे, मतलब ऑस्मोसिस का उल्टा, इसकी एप्लीकेशन कहाँ यूज़ होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्रेश वाटर, सॉल्टी वाटर. ठीक है, यहाँ पे जो भी है ये तो उसका है मेनली रिवर्स ऑस्मोसिस का. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक. ठीक है, हाइपोटोनिक में से सिकुड़ जाता है अपना सेल. आइसोटोनिक में प्रेशर बाहर का अंदर का सेल का सेम रहता है. हाइपोटोनिक में अंदर का बढ़ जाता है, बाहर का कम हो जाता है. ओके, ये सब अपने आयन्स की मूवमेंट पर डिपेंड करता है. आगे सब आएगा. ओके, कंसंट्रेशन टर्म से बात करते हैं. मास परसेंट, कितनी मास परसेंट है उसमें, वॉल्यूम परसेंट, कितना वॉल्यूम परसेंट है, मोल फ्रैक्शन आगे निकालना कहूँगा, उसका फॉर्मूला आता है. पार्ट्स पर मिलियन की बात कर लो यहाँ पे 10 की पावर 6. ओके, याद कर लो. मोलैरिटी, मोलैलिटी, जैसे मोलैलिटी हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मोलैलिटी नहीं होता है, इसीलिए इसको आप प्रेफर करते हैं. टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन. अब आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? जो अपना रूल्स को फॉलो करता है. ठीक है, थ्रू आउट द इंटायर रेंज ऑफ कंसनट्रेशन. नॉन आइडियल सोल्यूशन जो फॉलो नहीं करता है, इसमें आगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन. ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के आगे टाइप आते हैं एजियोट्रोप. ये मैक्सिमम बॉइलिंग हो सकते हैं और मिनिमम बॉइलिंग हो सकते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सोल्यूट वी ऐड. चलो, एक माइंड मैप अपने बैठ चुका है. लेट्स स्टार्ट. सोल्यूशन, सोल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर मतलब मान लो कोई मिक्सचर मैंने लिया है, यहाँ पे मैंने नमक और पानी डाल दिया है, ये दोनों आपस में इवनली मिक्स होंगे और आपको कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं मिलेगी. वेयर अगर मैं इसी पानी में कोई मिट्टी डाल देता हूँ, उसका कण डाल देता हूँ, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, उसको हम हेट्रोजीनियस बोल देते हैं. सोल्यूशन और होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स. अब उसमें आप जैसे नींबू पानी बनाते हो, उसमें आप सॉल्ट भी डाल सकते हो, आप उसमें शुगर डाल सकते हो, उसको एक सर्टन अमाउंट थोड़ा कम मिक्स करो, मतलब कम डालोगे, उसको मिक्स करोगे तो एक होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाएगा आपको. क्या है भाई ये? नेक्स्ट, होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स कॉम्पोजिशन और प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर. ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब कोई बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती है. जनरली द कॉम्पोनेंट्स दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट क्वान्टिटीज नोन एज सॉल्वेंट. किसी भी सॉल्यूशन में जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको सॉल्वेंट कह देते हैं. कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट. थोड़ा छोटा पार्ट है उसको मतलब सॉल्यूट कह देते हैं. ट्रिक क्या याद करने की, सॉल्वेंट बड़ा है तो बड़ा पार्ट उसको सॉल्वेंट बोल देंगे, छोटे को सॉल्यूट बोल देंगे. बाइनरी सॉल्यूशन, बाई मतलब दो, तो सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट. ओके, अब गैस सॉल्यूशन भी होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं. जैसे गैस और गैस में सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आता है. लिक्विड गैस में करोगे क्लोरोफॉर्म मिक्स विद नाइट्रोजन आ जाता है. सॉलिड गैस करोगे कैम्फर इन नाइट्रोजन. ओके, ये सभी मैं एक बार रीड कर लो, एक बार मन में उठा लो कि हाँ ये चीज़ होता है. अब एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन टर्म्स, पहले टर्म्स समझते हैं उनका फॉर्मूला और उसके बाद में इम्प्लीकेशन आगे मेरे पास है न्यूमेरिकल्स. ओके, मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं. इसको हम एक्स से नोट करते हैं, इसको आप काई भी कह सकते हो. ठीक है, वैसे वो फिजिक्स में होता है मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी का. मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट की बात करते हैं. नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, मोल फ्रैक्शन की बात क्या आती है? सबसे पहली बात, यू हैव टू बी क्लियर अबाउट मोल्स. मोल्स क्या होते हैं मेरे पास? गिवन मास, जो भी हमारा कॉम्पाउंड का गिवन मास,
इसको हम डिवाइड करेंगे मोलिक्यूलर मास से, ठीक है। अब एज्यूम करो कि हमारे पास मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 है और ऐसे मेरे पास मोल्स ऑफ कंपोनेंट 2 है। अगर हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 निकालनी है तो हम इसके मोल्स डिवाइडेड बाय इसके मोल्स प्लस मोल्स ऑफ 2, ठीक है। जब हम इनको मिक्स करेंगे ओवरऑल ऐसे, एक हिंट ले लो यहाँ से, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। For a binary mixture having component A and B, if the number of moles of A and B are Na and Nb, moles को आप ऐसे नोट करोगे n से respectively, then the mole fraction of A will be XA is equal to moles of A upon moles of A plus moles of B। अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालनी है तो आप B को ऊपर कर दोगे मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, ओके। किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अब जैसे मान लो कोई ट्राई मतलब तीन कंपोनेंट आ गए तो 1 मतलब XA प्लस XC प्लस XC, तो तीनों का सम हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। 2 का 1 आएगा। सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, हमेशा 1 रहता है, जितनी भी हो, 5, 10, 20, 40, 100, मतलब 100 का होता है भाई, 100 जितने भी हो। एग्जाम्पल पे आते हैं, मिक्सचर हैविंग 2 गैशियस कंपोनेंट N2 and O2। मिक्सचर के पास 2 गैशियस कंपोनेंट है N2 and O2। यहाँ पे G मतलब गैस होता है, ठीक है। वैसे N का 2 है मतलब गैशियस होता है। फिर नंबर ऑफ मोल्स 10 and 20, हमें N2 के मोल्स दे दिए 10, O2 को दे दिए 20। बट देन व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ कंपोनेंट, हमें बोथ कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है। पहले हम निकालेंगे N2 की, इसको नोट ऐसे करते हैं x फिर N2 इज इक्वल टू वट H ऑफ N2 बट बाई H ऑफ N2 N, मतलब वो, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास मोल्स ऑफ N2 ऊपर 10 अपॉन मोल्स ऑफ N2 नीचे प्लस मोल्स ऑफ O2, या सारे मोल फ्रैक्शन इसकी आ गई है। अब मोल फ्रैक्शन हम इसकी निकाल लेते हैं O2 की, उसको मतलब ऐसे भी निकाल सकते हो, देखो मैं वैसे भी निकाल देता हूँ। अगर आपने मोल फ्रैक्शन अब उसकी निकालनी है, अरे एक्स लिखवाई NO2 की, ये कैसे करोगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 हमारे पास कितने मोल्स हैं 20 अपॉन टोटल मोल, ऐसे निकाल के 20.30 आ जाता है, विच इज इक्वल टू 2/3। आंसर सेम ही आएगा आपका, ठीक है, यहाँ से भी यहाँ से भी। और 2/3 और 1/3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 1/3 प्लस 2/3 इक्वल टू 3/3, जो कि हमारा 1 आएगा, जो कि अभी प्रूफ बताया है ना, सम ऑफ यूनिटी आ जाता है, ओके। इतना। नेक्स्ट अब मास परसेंटेज की बात कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं वेट बाय वेट की, मतलब वेट कोई वेट वॉल्यूम नहीं, कोई वॉल्यूम वेट नहीं, ठीक है, सिर्फ वेट बाय वेट। मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसमें मैंने 10 ग्राम अपना मास डाल दिया है, तो मास ऑफ जो कंपोनेंट है उसका फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, इस मान लो उसका 100 होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। अब जैसे कोई बोलती है 10% ग्लूकोज इन वाटर मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर इंसल्टिंग 100 ग्राम सोल्यूशन। 10 ग्राम ग्लूकोज मतलब 10 ग्राम के ग्लूकोज 90 ग्राम ऑफ वाटर, और टोटल हमारे पास 100 ग्राम बनता है, ओके। नेक्स्ट हम करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात। वॉल्यूम परसेंट ऑफ कंपोनेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मास की ऑफ कंपोनेंट, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट आता है। जैसे 10% इथेनॉल इन वाटर मीन्स 10 ml ऑफ इथेनॉल इन डिजोल्व इन वाटर सच दैट टोटल नंबर ऑफ मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 100, ठीक है। यहाँ पे अब ग्राम की बात हुई है और यहाँ पे ml की बात होगी, ठीक है। ये डिफरेंस नोटिस कर देना, यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ पे मास बाय मास, डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम। इट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। अब हमने मास डिजोल्व की है सॉल्यूशन में, ठीक है, वहाँ पे मास की बात हो रही है, फिर वॉल्यूम, अब मास एंड वॉल्यूम आ चुके हैं। इधर भी सेम हो चुका, ठीक है, 10% जो भी आपको दिया उसके हिसाब से कर सकते हो आप। पार्ट्स पर मिलियन, ये भी देख लो, इट इज़ यूज व्हेन सॉल्यूट क्वांटिटी इज़ वेरी स्मॉल, बहुत कम, लाइक बहुत ज़्यादा कम उसमें होता है, तो ये पार्ट्स पर मिलियन का है। पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, वो 10⁻⁹ होता है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट का मतलब आपने वो एवोगाद्रो नंबर पढ़ा होगा 6.022 × 10⁻23, ठीक है। वहाँ से कंपोनेंट निकाल के टोटल कंपोनेंट डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 6, उतना आपके ppm आ जाता है। कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज द मास टोटल मास वेट बाय वेट वॉल्यूम। आप इसको इन तीनों की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है।
अगर आपने एक बार मोल्स निकाल लिए तो आप उसको 3 फॉर्मूले हैं वैसे आगे लिख दूँगा, उनसे डिराइव करके कुछ भी कर सकते हो। ओके, वैसे लिख दूँ क्या ऊपर, जगह नहीं है यहाँ पे, आगे लिख देता हूँ। अब लेट्स मूव ऑन। जैसे आपको दिया है 5 पॉइंट कितना, अच्छा क्वेश्चन 5 सॉरी, ppm O2 is dissolved in sequence, ठीक है, मीन्स 5.8 ग्राम ऑफ O2 is dissolved in 10⁻6 ग्राम ऑफ सी वाटर, ठीक है, वही मतलब ऊपर जैसे 90% 10% वाला 5.8 ग्राम ऑफ O2 dissolved in 10.6 ग्राम ऑफ सी वाटर। द कंसनट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स ऑन वाटर एंड एटमोसफेयर इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ppm, वही हमारे पास पोल्यूटेंट बहुत कम होते हैं ना, इसलिए उसको इसकी फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। अब एक क्वेश्चन आ चुका है आगे, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। इसी के पूछ लिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का आपने अप्रोच कैसे करना है। 20% ऑफ C2O2 मीन्स 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये अपना सम क्या बनेगा, 100 बनेगा। पहले आपको ये चाहिए क्लियरेंस। सबसे पहली बात यहाँ पे मोल्स की तो आएगी हमेशा, हम करेंगे मोलर मास कैलकुलेट इसका। C6 कार्बन क्या क्या होता है 12, कार्बन है कितनी है 2, यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस हाइड्रोजन कितनी है 1 टाइम्स 6 जो भी इतने नंबर एटम्स के। ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास मास 16 मल्टीप्लाई 2, सबका सम करोगे 62 आपके पास आएगा आंसर, ठीक है। अब आपने मोल्स ऑफ C2H6 निकालना है। गिवन मास कितना है हमारे पास 20, मोलिकुलर मास कितना है हमारे पास, अभी हम कैलकुलेट किया है यहाँ से। ओके, 20 हमारे यहाँ से आया है, हमें यहाँ से मोल्स ऑफ N इसके मिल चुके हैं, ठीक है। हम मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे। आप गिवन मास 80 जो बच गया अपना 80, ठीक है, 20 80 का यहाँ से। मोलिकुलर मास 18, अब बोलोगे वो कैसे है, H2O 2 + 16 18 रहते हैं। यहाँ पे इतने मोल्स आ गए हैं N वाटर। आपने अब मोल फ्रैक्शन निकालनी है इसकी, हम इसके मोल्स रखेंगे ऊपर अपॉन इसके मोल्स प्लस मोल्स ऑफ हमारे वाटर के, यहाँ से हमारी इसकी वो आती है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट मोलारिटी पे बात कर लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अब अपने सोल्यूट के मोल्स लिए उसको 1 लीटर सोल्यूशन में डाल दिया, मोलारिटी आ जाती है। मोलारिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इतना याद कर लो इन लीटर। ओके, अगर हम मान लो ml में तो मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि वो डिवाइड होता है, फिर डिवाइड ऐसे ऊपर चल जाता है। यूनिट के इसकी मोल लीटर बन, आपको यूनिट वैसे याद तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज मोल्स की मोल होती है और वॉल्यूम की लीटर होती है। ओके, इसको हम कैपिटल M से नोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 0.25 सॉल्यूशन ऑफ NaOH मीन्स दैट 0.25 मोल ऑफ NaOH हैज़ बीन डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट आगे समझाता हूँ, आपको मोल्स में कन्फ्यूजन ना आए, ठीक है। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन, ml, ठीक है, ml और लीटर, हमेशा यूनिट्स का ध्यान देना आपने, और यहाँ पे ग्राम है। ओके, मोल्स ऑफ NaOH गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। NaOH का मास क्या होता है 23 + 16 + 1, ठीक है, इसको हमारा 24 कर लो, यहाँ पे 0, ठीक है, 40 रहता है एंड में। इसके मोल्स निकाल लिए यहाँ से। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम, इसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लिया, डिवाइड बाय 1000, 0.45 लीटर आ चुके हैं। मोलारिटी क्या होता है मोल्स ऑफ हमारे NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, लीटर में। इसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, ठीक है। आगे उन्होंने यूनिट कन्वर्ट किया, ज़रूरत तो नहीं है, वो लिखा गया 1 लीटर = 1, ठीक है, D m3। सोल्व आफ्टर रीडिंग कंसेप्ट ऑफ मोलारिटी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारी आती है मोलारिटी की। Solution of glucose in water is labeled as 10% by weight. What would be the molality of solution? मोलालिटी और मोलारिटी में फ़र्क भी आप जान लो साथ साथ। मोलर मास हमें गिवन हो चुका है कि 180 ग्राम होता है ग्लूकोज का, 6H12 और 6 फॉर्मूला होता है, अगर चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन बाय वेट मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे पंगा पड़ गया ना, 90 नहीं है यहाँ पे, 100 है यहाँ पे, ठीक है, बाय वेट कहा उन्होंने। वेट ऑफ वाटर कितना होगा हमारे पास 100 - 10, 90 ग्राम होगा यहाँ से। दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है, क्योंकि हमने 10% वेट से कुछ डिजोल्व किया है सोल्यूशन में, तो हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास पानी का आएगा। ओके, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, इस पर ज़रूर फोकस करना।
नेक्स्ट, अब बारी आती है हमारी मोलैलिटी की, मोल्स ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट। उधर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, इधर मास ऑफ सॉल्वेंट है, मोल्स सेम ही है। इसकी मोल्स गिवन मास 10% और मोलिकुलर मास 180 गिवन है। इसको कन्वर्ट करेंगे हम 90 ग्राम डिवाइड बाई 1000, क्योंकि हमने यूनिट कन्वर्ट करनी है केजी में। ओके, ये ग्राम है, वो केजी में है, ठीक है। यहाँ से आपका आंसर आएगा, इसकी इतनी मोलैलिटी होगी, इसको हम स्मॉल एम से नोट करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। मोलैलिटी की बात करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, वो क्वेश्चन ऊपर उन्होंने पहले दे दिया, यहाँ पे ये होता है मेन, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, केजी में यूनिट, मोल पर केजी, मतलब मोल्स की तो मोल होती है, मास की केजी रहती है, ठीक है। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ मोलर कहते हैं, ठीक है। कैपिटल एम को हम मोलर कहेंगे और स्मॉल एम को मोलल कहेंगे। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl मीन्स दैट 1 मोल ऑफ KCl 74.8, इसका दे दिया हमें मास, इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलैलिटी, ठीक है, सेम दिया है। अब मैं थोड़ा फास्ट करूँगा। गिवन मास हमें मतलब सोल्यूट दे दिया है, बोला मास CO3COH, इसको इथेनोइक एसिड कहते हैं। इथेनोइक तो नहीं है, ये मिथेनोइक है, C2 होता है ना, तो मान देते हैं। चलो कर दो सॉल्व। गिवन मास आ गया है, मोलैलिटी मोल्स ऑफ इतना इसका अपॉन मास इन kg, ठीक है। सॉल्वेंट का मोल्स निकाल लिया, गिवन मास ओवर मोलिकुलर मास, और यहाँ पे 75 ग्राम का हमने kg में कन्वर्ट कर लिया एंड आंसर आ गया उससे। मेन एडवांटेज ऑफ मोलैलिटी ओवर मोलैलिटी जो होती है वो डिपेंड नहीं करती है, डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, वाइल मोलैलिटी डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि इसके वेपर कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए चेंज हो जाता है, बहुत इफेक्ट पड़ता है इसका, इसलिए भी प्रेफर मोलैलिटी। ओके, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, ये रिलेशन याद कर लो। डायरेक्ट आप बहुत तेज़ अपने से मतलब न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व कर सकते हो। इफ़ डेंसिटी डी, हमने डेंसिटी डी मान ली सोल्यूशन, मोलैलिटी एम मान लिया, मोलैलिटी एम मान ली है। M2 इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट, M2 मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। M1 हमेशा रेट होगा आपका सॉल्वेंट से और M2 सोल्यूट से। मोलैलिटी का हमारे पास देखिए ये फॉर्मूला आ चुका है, M कैपिटल M टाइम्स 1000 डिवाइड बाई 1000 टाइम्स डेंसिटी माइनस M टाइम्स M2, ठीक है। यहाँ से कैपिटल M तो पता है आपको, और M2 बस पता चल गया है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। नेक्स्ट, नो हैड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला, ठीक है, ज़रूरत नहीं है, वैसे कर लो तो बढ़िया है, बहुत हेल्प होती है। अब आगे न्यूमेरिकल आ चुका है, मोलैलिटी ऑफ, ये आप खुद पढ़ना एक बार, ठीक है, खुद ट्राई करना, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। डेंसिटी हमें दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है। डेंसिटी एक फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या आएगा, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। ऐसे वॉल्यूम निकाल लोगे आप। अब मोलैलिटी की बारी आती है, इसके मोल्स निकाल लोगे, ठीक है, गिवन मास मोलिकुलर मास करके अपॉन आपका टोटल वॉल्यूम जो आपने अभी यहाँ से निकालना है, आंसर आ जाएगा। सेम ये मतलब न्यूमेरिकल ट्राई करना, ओके, डुएबल है, सब डुएबल है। यहाँ पे मोलैलिटी दोनों निकालने को कह दिया है, एक्सप्लेन भी किया है 10 मिनट ग्लूकोज, ठीक है, मीन्स इतना ऐसे वॉल्यूम सोल्यूशन में दे रखा है, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स हो चुके हैं, तब हो सके तो एक ब्रेक लो, रिवाइज करो, और यू विल कंटिन्यू विद सॉल्युबिलिटी। Solubility of substance is its maximum amount that can be dissolved in a fixed amount of solvent, ठीक है। सोलिबिलिटी मतलब क्या है, सब्सटेंस का एक मैक्सिमम अमाउंट जो कि आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व कर सकते हो। सॉल्वेंट जो हमारा बड़ा होता है, सोल्यूट जो हमने डिजोल्व करना होता है, और इसकी मैक्सिमम अमाउंट को हम क्या कहते हैं, सोलिबिलिटी। व्हेन अ सॉलिड स्टेट इज एडेड टू सॉल्वेंट, some solute dissolves and its concentration increase in solution. This process is known as dissolution. कुछ खास तो नहीं है यहाँ पे पढ़ने वाला, छोड़ो। Some solute particles in solution collide with the solid. Solute particles can get separated out of solution because solution, एक बार इनकी रीडिंग ले लो, इम्पोर्टेंट तो नहीं है एग्जाम के हिसाब से। At point of equilibrium, number of solute particles going into solution will be equal to solute particles separating out, solute plus solvent solution, okay। At this dynamic equilibrium के बारे में पढ़ोगे, क्या पढ़ रखा तो बढ़िया है, वरना तो स्किप कर सकते हो आप, कोई बात नहीं। बस ये बताया कि सोल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओके। क्या भाई मच्छर ला छोड़ो। अब
लेट्स मूव ऑन। सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी एडेड, उसको सैचुरेट कर देते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड कह देते हैं उसको, जिसमें हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उसकी भी लिमिट होती है, तो ही वहाँ पे ऊपर कहा था कि एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। ओके, अब अनसैचुरेटेड जिसमें आप और ऐड कर सकते हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो आप और ज़्यादा सोल्यूट डाल पाओगे, ठीक है। इफ नियरली सैचुरेटेड सोल्यूशन द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक अल्टाइज पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक आप हीट दे रहे हो, उसको हीट दे रहे हो, देन ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर सोलिबिलिटी विल इंक्रीज, ठीक है। अब एक्सो में हीट बाहर आ रही है, रिलीज हो रही है, टेम्परेचर बढ़ने से सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी यहाँ पे। ओके, अब प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट, कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड बहुत सारे इनकम्प्रेसिबल, कुछ खास नहीं यहाँ पे। अब सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अब यहाँ पे थोड़ा अपना कंसेप्चुअल और थियोरेटिकल पार्ट आ जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। अब नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, सबके बारे में बात करते हैं। पहले आप हेनरी लॉ देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोलिबिलिटी, ठीक है, प्रेशर का सोलिबिलिटी पे, इवन तो यहाँ पे लिखा है कि कुछ खास इवेंट नहीं है, बट होता है। सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज़ डिजॉल्व्ड। जिस प्रेशर पे आपने अपनी गैस को डिजोल्व किया है, इट इज़ गोइंग टू बी दैट सोलिबिलिटी, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रेशर से डिजोल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपकी सोलिबिलिटी आएगी। नेक्स्ट, वी यूज़ मोल फ्रैक्शन एज द गैस सोल्यूशन मेजर इट सोलिबिलिटी, ठीक है। सोल्यूशन मेजर करने के लिए आप एक्स यूज़ कर सकते हो। अब हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, पी के एच एक्स, इसका फॉर्मूला होता है, के एच क्या होता है, हेनरी कॉन्स्टेंट, जितना ज़्यादा हेनरी कॉन्स्टेंट उतनी कम आपकी सोलिबिलिटी, और एक्स हमारा यहाँ से आ गया मोल फ्रैक्शन। ओके, अब हेनरी कॉन्स्टेंट की बात करते हैं, के एच इज़ अ फंक्शन ऑफ द नेचर, ओके, के एच इज़ अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैस, मीन्स दैट डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यू, हर एक गैस की अपनी एक पर्टिकुलर के एच वैल्यू होती है। हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर द सोलिबिलिटी, ठीक है, वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ज़्यादा के एच कम सोलिबिलिटी। यूनिट ऑफ के एच, यूनिट ऑफ प्रेशर एटीएम या फिर टॉर्क कह सकते हो आप। के एच इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओके, के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, के एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी, तो टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी। ओके, मीन्स दैट सोलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर घटाओगे तो आपकी सोलिबिलिटी बढ़ेगी। ओके, ड्यू टू अबव रीजन O2 इज गेटिंग मोर डिजोल्व इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। आपका एक क्वेश्चन भी बनता है ना कि मैरीन स्पीशीज क्यों आती है कोल्ड वाटर में, इसकी वजह से आती है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर, ठीक है, एज कम्पेयर टू वार्म टेम्परेचर। ओके, एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। ओके, ये तो हो गया अपना। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ आती है हमारे पास, टू इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। जैसे आप फिज, पता है आपको, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो तो उसको हाई प्रेशर में बंद करना पड़ता है, ठीक है, इसलिए ताकि आप CO2 उसमें कंजर्व कर सको। एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल, दिस लीड्स टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। आप जैसे आप हायर जगह पर जाओगे, पहाड़ियों वाले इलाकों में पेड़ कम होंगे, पेड़ कम मतलब ऑक्सीजन कम, ऑक्सीजन मतलब क्या, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हमारी ब्लड में कम हो जाएगी। अब लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। ऑक्सीजन चाहिए, आपके अंदर की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो ऑक्सीजन के दम पे होती है, ठीक है, ऑक्सीजन से हमारी ATP बनती है। आप बायो में पढ़ोगे, अगर बायो रखी है आपने, वहाँ पे होता है कुछ, तो ऑक्सीजन अगर हमारा कम हो गया तो अनेबल टू थिंक, ठीक है, वीक हो जाते हैं। सिम्टम्स कंडीशन है एनोक्सिया, एनोक्सिया पढ़ लो, ठीक है, यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल है, और ये एप्लीकेशन किसकी है, हेनरी लॉ की, क्या आपको पता बना के रखा है। ओके, क्वेश्चन, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सैचुरेटेड, चलो ऐसे ही है, इसे देख लो, M1 इक्वल टू KH टाइम HP, हमको M दे दिया यहाँ पे, गिवन ही होगा, है ना, तो कर देते हैं। चलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर सैचुरेटेड कंटेनिंग 6.2 ग्राम ऑफ इथेन, हमें दे सकते हैं इतने हैं गिवन। फ्यूचर ऑफ कंटेंट 5.2 इथेन सोल्यूशन है पार्शियल प्रेशर, ठीक है, प्रेशर दे दिया है, मतलब पार्शियल प्रेशर निकालना है 1 बार पे ऐसे करके, KH अब निकाल लोगे, KH निकालने के बाद पार्शियल प्रेशर गैस M2 अपन ऐसे करके, इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस पर, बट एक बार शेल देख लो, फॉर्मूला याद कर लो, इतना बहुत है। हाँ, एक और न्यूमेरिकल है, मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा नहीं, जस्ट मैं समझाऊँगा यहाँ से। पार्शियल प्रेशर KH, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स ऑफ हमारी गैस है टोटल मोल्स, यहाँ से वो निकाल के, ठीक है, एन मोल्स है प्रेजेंट 1 लीटर 100 ग्राम वाटर, ठीक है,
गिवन मोलिकुलर मास ऑफ वाटर मोल्स। यहाँ पे अगेन मोल फ्रैक्शन की बात आती है, ठीक है। यहाँ से थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है बट ध्यान मत दो, इतना नहीं आएगा आपको यहाँ पे। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद प्योर सॉलिड स्टेट इज डेफिनेशन रहने दो। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। एग्जांपल H2O गैस से लिक्विड ओके। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन फॉर प्योर, ये भी चलो ऐसे ही है। Kp छोड़ो, नॉट यूजफुल फॉर लिक्विड वेपर, okay. Vapor pressure in an equilibrium constant, so it depends only on nature of liquid and temperature of liquid, ठीक है। तो लिक्विड वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, एक नेचर पे करता है और एक टेम्परेचर पे करता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटर फोर्सेस इन द लिक्विड इज स्मॉलर देन वी ऑब्जर्व हाई वेपर प्रेशर, ठीक है। मतलब क्या है, अब मान लो आपने कोई सॉल्यूशन है, उसके जो एटम्स हैं वो आपस में इतने स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड नहीं है, तो ऑफकोर्स वो इजीली उनके वेपर बन जाएंगे, वो अपनी एक स्टेट ऑफ मैटर से दूसरी स्टेट ऑफ मैटर में आराम से जा पाएंगे, ठीक है। इसका लॉजिक है। स्मॉलर व्यूज ऑफ हाई वेपर प्रेशर बिकॉज लूजली हेल्ड मॉलिक्यूल्स एस्केप मोर इजीली इनटू वेपर फेज। देखा, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, ये याद ही कर लो, रटा मारने वाली बात है यहाँ पे। लिक्विड हैविंग हाई वेपर प्रेशर बॉइल्स एट लो टेम्परेचर, ठीक है। जिसका वेपर प्रेशर हाई वो लो टेम्परेचर भी बॉयल कर लेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से लिक्विड सॉल्यूशन, रोल्स का भी आता है यहाँ पे। चलो लेट्स स्टार्ट। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए वोलेटाइल लिक्विड, वोलेटाइल मतलब जिनके वेपर बन सकते हैं, द पार्शियल प्रेशर होता है हमारा ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जितनी ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा हमारा पार्शियल प्रेशर, ओके। फॉर बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन P1 पार्शियल प्रेशर, चलो छोड़ो। इसका फॉर्मूला होता है P1 इक्वल टू P1 नोट टाइम कैसे, P1 नोट का होता है प्योर फॉर्म ऑफ P1, ठीक है, उसका प्रेशर। X1 तो उसकी होगी मोल फ्रैक्शन, सेम गोस फॉर P2, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर सॉल्यूशन पे वैल्यू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये छोड़ दो। P2 ले होगा P1 प्लस P2, बताइए आपको। अब P1 खोल के लिख लो यहाँ पे, ये कुछ खास नहीं है। अब P1 X1 इसको खोल भी सकते हो आप, ठीक है। मोलैरिटी में पता है ना, जैसे X1 प्लस X2 कितना होगा 1, तो X1 कितना आ गया 1 माइनस X2, ये होगा, वही लिखा है यहाँ पे। फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। याद कर लो, यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, मोल फ्रैक्शन इस साइड है, वेपर प्रेशर इस साइड है, ऐसे एक ग्राफ बनता है आपका इस टाइप का, ओके। आपकी ये मैथ का तो आगे आता है MS+C, यहाँ पे स्टोप वगैरह का और कॉन्स्टेंट का आता है, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं तो कुछ खास जरूरत नहीं है इससे। इफ़ y1 and y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड एंड सॉल्यूशन दैट वही है, याद कर लो। P1 वगैरह इक्वल टू प्योर उसका प्रेशर प्लस मल्टीप्लाई बाय इसकी मोल फ्रैक्शन। इक्विलिब्रियम फेस नीचे छोड़ो, क्वेश्चन है वही, P आपको दे रखा है, P टोटल दे रखा है, P भी दे रखा है, आपको सबकी मोल फ्रैक्शन पूछ ली है। फॉर्मूला अप्लाई करो डायरेक्ट, ठीक है। गिवन चीज़ें लिखो, आपने कोई एक चीज़ निकालनी है, वो वेरिएबल है, वहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऐसे करके मेरे को तो प्रैक्टिस है, क्योंकि उनका समझाने का फ़ायदा नहीं है, खुद देखो, करो सोल्व, कहाँ गलती आती है, फिर उसको एनालाइज करो, कोशिश करो कि आप याद कर सको उसको, ठीक है। लेट्स मूव ऑन, मैं अपनी मेनली थ्योरी पे फोकस करूँगा। रोल्स लॉ का स्पेशल केस, ओके। रोल्स लॉ इज जस्ट स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है। वही इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है मोल फ्रैक्शन के अपना प्रेशर, वही सेम फॉर्मूले देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं कि x की जगह P, x तो है, P की जगह K अच्छा आता है यहाँ पे। सोल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड 1 मोल ऑफ, ये थोड़ी याद करने वाला है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट when KH becomes equal to pH, both are constant for given liquid। पढ़ लो एक बार अगर लगता है मोल डेटा को। आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल। अब आइडियल क्या होते हैं, जो रोड्स को फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल जो रोड्स से फॉलो अपने नहीं करते हैं, ओके। अब आइडियल सोल्यूशन की बात करते हैं, द सोल्यूशन ओबेस रोल्स लॉ, क्या हो गया ये, ओबेस रोल्स लॉ
इंटायर रेंज कंसंट्रेशन जिससे आपका ये होता है। अब सेक्शन डज नॉट, इसके यहाँ पे नॉट इक्वल टू साइन लगा देना है। ओके, टोटल प्रेशर के कंपोनेंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। इनमें क्या होता है ओवरऑल, इनकी सेम मतलब बॉन्डिंग कैसे कहूँ, अट्रैक्शन सेम होता है ओवरऑल। यहाँ पे अट्रैक्शन सेम नहीं होता है, ठीक है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट आ जाता है। मिक्सिंग, हीट ऑन मिक्सिंग, वॉल्यूम चेंज ऑफ मिक्सिंग, कोई चेंज नहीं आता, ज़ीरो है यहाँ पे, चेंज ज़ीरो नहीं आता है, ठीक है। अब कब इस पे ज़्यादा आता है, कब यहाँ पे ज़्यादा आता है, वो उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव डिसीजन पे डिपेंड करता है। एग्जाम्पल जरूर याद कर लो, पोस्ट मतलब इसकी आइडियल की और नॉन आइडियल की, ठीक है, रियली इंपॉर्टेंट। आगे टू टाइप्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आ जाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ए बी इंटरेक्शन आर वीकर देन ए बी बी, ठीक है। ए बी क्या होगा, वीकर देन ए बी बी, क्योंकि आपस में सेम सेम तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे ड्यू टू देयर वेपर प्रेशर इंक्रीज विच रिजल्ट इन पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन मतलब, अब मैं कैसे समझूँ, वीकर देन ए बी बी, ठीक है। ए बी में फोर्स क्या अपनी वीकर है, तो वेपर प्रेशर क्या होगा अपना, ऑफ कोर्स हाई होगी, वो इजीली इस्केप कर लेगा, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन किया जाता है उसको, जब पी टोटल हमारा ज़्यादा होता है इन दोनों से, ठीक है। यहाँ पे डेल्टा दोनों यहाँ पे पॉजिटिव आ जाते हैं, नेगेटिव डेविएशन इसका उल्टा होगा। अब ए बी इंडक्शन स्ट्रॉन्गर आ जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपना ये ज़्यादा बड़ा रहता है, नेगेटिव डेविएशन आती है दोनों में, इसके मतलब ये रही यहाँ पे, ओके। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर रीड करना कर लो एक बार, बट कुछ खास जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एजियोट्रोप्स, बाइनरी मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज एंड वो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अपना कांस्टेंट टेम्परेचर इज द मेन यहाँ पे पार्ट, ठीक है। अब ये छोड़ो, ऐसे ही है, इसके दो ग्राफ हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर, एक बार पॉजिटिव डेविएशन ऊपर को हुआ है, एक बार नेगेटिव डेविएशन नीचे को हुआ है, ठीक है। याद कर लो ग्राफ कैसे बनाते हैं। एजियोट्रोप्स कैन बी सेपरेटेड बाय इट्स कंपोनेंट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। अब मिनिमम बॉइलिंग की बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। मिनिमम मतलब पॉजिटिव डेविएशन और मैक्सिमम मतलब नेगेटिव डेविएशन, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन आता है यहाँ पे। अब एग्जाम्पल याद कर लेना ऑफ कोर्स। नेक्स्ट यू विल टॉक अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग पार्ट है यहाँ पे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करेगी। अब उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो सकती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी हो सकती है, ओके। सॉरी, चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आर एल वी पी, रिलेटिव प्रेशर, डिप्रेशन फ्यूजन पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। बारी बारी सब करते हैं, गो थ्रू करते हैं। अब रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर की बात करते हैं। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, नॉन वोलेटाइल solvent solvent the pressure of solution becomes lower than that of pure solvent which makes RLVP। हमारा P क्या होता है, लेस से होता है P नोट से, ठीक है, यहाँ P क्या होता है, इस X1 इज मोल फ्रैक्शन, X2, ठीक है। ये डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, प्योर पार्शियल X2 मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको ऐसे खोल के लिख सकते हो, कभी कभार इसको आप नेगेटिव भी कर सकते हो, तो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना अगर वैल्यू बहुत कम हुई तो, वरना इट गेट्स इनटू अ रियली कम्प्लेक्स यू नो कैलकुलेशन। अच्छा लगा आंसर पे यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ नेक्स्ट, चलो ये तो फॉर्मूला आप कर लोगे याद, इम्प्लाई करने के लिए आपको क्वेश्चन करने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेट, ओके ओके सेट, वी आर बैक। अगर इसको आप करना है तो कर लो, मतलब इतना ही बहुत है। देखा वो इसमें नेगलेक्ट कर दिया ना, जब N2 बहुत कम लगता है एस्कॉमेटोनमेंट, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन आ चुके हैं डायरेक्ट। क्या क्या हो गया है, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। अब हम बात करते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की। As you know, boiling point of liquid is the temperature at which it will vapor pressure become equal to osmotic pressure if atmospheric pressure. B boiling point of solution is always higher than that of boiling point of pure solvent. प्योर, अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पार्शियल वाले का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द प्योर वन, ओके। प्योर सॉल्वेंट एंड विच सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, दिस इज बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज फाउंड टू बी लोअर एट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। चलो ये ऐसे ही कंफ्यूजिंग लाइन है, छोड़ते हैं यहाँ पे, ध्यान मत दो।
मेन आपका काम है, एक ग्राफ एक में स्टडी कर लो, एक ये डायग्राम बनाना सीख लो, दैट्स इट। बाकी इसका एक होमवर्क कर लो। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। टी बी क्या पार्शियल और ये क्या अपना प्योर, यहाँ पे प्योर पीछे आते हैं। ओके, याद रखना। जब आप डेल्टा की के एफ की बात करोगे ना, तो वहाँ पे ये टी एफ नॉट पहले आता है, यहाँ पे बाद में आता है। अब हमारा क्या कर रहे हैं हम? हाँ, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, स्मॉल एम, ऊपर हम पढ़ते हैं मोलैलिटी। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टी इक्वल टू के बी टाइम्स एम। के बी आपको गिवन होगा हमेशा क्वेश्चन में, डेल्टा टी आपको निकालना पड़ेगा। ओके, यूनिट इसकी मोल पर कीजिए अगेन, या फिर आप के बी की यूनिट डालो तो केल्विन किलोग्राम मोल पर सेकेंड। इसमें गैस इबिलिस्कोपिक कहते हैं और दूसरे को कायरोस्कोपिक कहते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला अगर आप खोलना चाहते हो ऐसे इसको लिख सकते हो, ठीक है। ज़रूरत तो नहीं है, डायरेक्ट ये याद करो के बी इंटू एम, और मोलैलिटी का मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आपको न्यूमेरिकल आ जाएगा यहाँ पे, इसको सोल्व करो। ओके, अगेन एक न्यूमेरिकल है, पढ़ो अच्छे से सोल्व करो। नेक्स्ट बात आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर और सबसे ज़्यादा लिक्विड फेस इज इक्वल टू इट। ये छोड़ो, कुछ नहीं है। मुझे एलिवेशन है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। यहाँ पे दिस डिफरेंस इस पॉइंट है, यहाँ पे टी एफ नॉट पहले आएगा ना। फ्रीजिंग ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पे फ्रीजिंग ऑफ सॉल्यूशन, या फिर पार्शियल कह सकते हो आप। डेल्टा टी एफ क्या होता है हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, इधर भी सेम के एफ इंटू एम। अब एम को आप आगे कर सकते हो, के एफ की वन क्वेश्चन में सेम टू सेम, कोई की डिफरेंस नहीं। न्यूमेरिकल्स ऑफ कोर्स ज़रूर ट्राई करना, खुद सोच करो, चेक करो कहाँ गलती होती है। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर द प्रेशर ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाईली कंसंट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन। कुछ खास नहीं है, याद करनी पड़ेगी स्टेटमेंट। फॉर्मूला याद कर लो, पाई इक्वल टू सी आर टी, वेयर सी इज व्हाट? मोलैरिटी, ठीक है। टू अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब ये मोल्स अपॉन वॉल्यूम। आर टी आपका कॉन्सेप्ट होगा गिवन होगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, कुछ नहीं आगे करने वाला। ऐसे भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं इस क्वेश्चन से। अगेन न्यूमेरिकल है, करो ट्राई, पुट करो वैल्यूज। अब आइसो, हाइपो और हाइपोटोनिक की बात कर लेते हैं। आइसोटोनिक मतलब टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम वो आइसोटोनिक। अब सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन द अदर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। किसी एक का कम है और किसी एक का ज़्यादा है, ठीक है। अब हाइपोटोनिक की बात नहीं की, उधर किसी एक का सेकेंड, ठीक है, एक का हाइपो रहेगा, एक का हाइपो हो जाएगा। ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लूइड ये पढ़ लेना, थोड़ी थ्योरी पार्ट है पहले, ए बी एस सी थोड़ा सा। ऑस्मोटिक प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से लार्जर प्रेशर इम्प्लाई कर देते हैं। एंड ब्लेंडिंग सॉल्यूशन द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ सॉल्यूशन तो एस पी एम उल्टा जाता है, जिसमें मैंने कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आर ओ में यूज होता है, ठीक है। आर ओ बड़ा होगा आपने जो अपना वाटर प्यूरीफाई करता है। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस यूज इन डेस्टिनेशन। चलो ऐसे ही है। फ्रंट पी पी वाई की यूज़, पी पी वाई की बार रीड करना, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड एक बार रीड करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैम, ठीक है। आउटर हार्ड सेल्स ऑफ एग्स एंड रिमूव्ड वन ऑफ द एग्स प्लेस्ड, ठीक है। एग वाली प्रॉब्लम ये भी पढ़ लो एक बार, इतनी खुद पढ़ के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये, ठीक है। इतना खुद करो, मैं एक बार बस एक बार रिवाइज करवा सकता हूँ। अगेन थोड़े न्यूमेरिकल एंड अपना चैप्टर खत्म है। सो अराउंड 40 मिनट में चैप्टर हो चुके हैं। एक बार अगेन देख लो, इतना सारा पोर्शन है, इतनी चीज़ें याद करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस एक्टिव रिकॉल भी करना है। ओके, बाकी दैट इज ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हो। बाकी मैंने इसमें इतने एफर्ट्स पुट नहीं किए, बट नेक्स्ट टाइम मैं करूँगा ट्राई कि टू पुट मोर एफर्ट्स।